नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहौलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक। अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र का विकास और अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का विभाजन। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इकोनॉमिक्स एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण है। इकोनॉमिक्स ग्रीक और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इकोनॉमिक्स जो है लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक और लैटिन एक ही भाषा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ओइकस, जिसका अर्थ होता है हाउस होल्ड यानी घरेलू। दूसरा नेमेन यानी टू मैनेजमेंट यानी प्रबंध। यानी अर्थशास्त्र का अर्थ है ओइकस प्लस नेमेन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घरेलू प्रबंध। यानी अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है घरेलू प्रबंध करना। अर्थशास्त्र यानी अर्थ प्लस शास्त्र यानी धन या संपत्ति का शास्त्र। अर्थशास्त्र का एक सीधा सा अर्थ है कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है? उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है और राजस्व है। ये सब क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाएं है। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के विकास की, यानी अर्थशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ, इसको प्रारंभ में क्या कहते थे और अब वर्तमान में किस स्वरूप में है ये। तो प्रारंभ में इस शास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, पहले राजनीति से जुड़ी हुई थी, क्योंकि पहले राजाओं के शासन थे तो उनसे जुड़ी हुई थी, वहाँ से जुड़ी हुई चली आ रही थी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था। फिर कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का विवेचन किया था। कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त भी कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। इसका हिंदी में भी अर्थशास्त्र है और इसको इंग्लिश में भी अर्थशास्त्र ही कहते हैं। इसको इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे इंग्लिश में, अर्थशास्त्र ही कहेंगे इसको। में उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का विवेचन किया था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिका, अरस्तु की पुस्तक थी इकोनॉमिका, इसमें अर्थशास्त्र का प्रयोग परिवार तथा राज्य के प्रबंध के अर्थ में किया था इसने। अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक थी इकोनॉमिका, उसमें अर्थशास्त्र का प्रयोग किया इसने परिवार तथा राज्य के प्रबंध के अर्थ में। 18वीं सदी के प्रारंभ में इस शास्त्र को कई नामों से जाना जाता था। हिटलर ने इसको विनिमय का विज्ञान कहा, हरन ने इसको धन का विज्ञान कहा और इरंगम ने इसको मुद्रा का विज्ञान कहा। यानी यहाँ तक अर्थशास्त्र कहीं भी नहीं आया था, केवल इसको आर्थिक क्रिया या आर्थिक घरेलू प्रबंध, परिवार तथा राज्य का प्रबंध के अर्थ में प्रयोग किया जाता था। 18वीं सदी के बाद में इसको हिटलर ने इसको विनिमय का विज्ञान, हरन ने इसको धन का विज्ञान, इरंगम ने इसको मुद्रा का विज्ञान कहा। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मार्शल ने, और मार्शल ने अपनी पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। इस पुस्तक में सर्वप्रथम मार्शल ने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। शुम्पीटर और बोल्डिंग ने अर्थशास्त्र को आर्थिक विश्लेषण नाम दिया। इसको वे अर्थशास्त्र नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? आर्थिक विश्लेषण कहते हैं इसको। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1776 में लिखी थी। ये प्रकृतिवादियों के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, ये 12 वर्ष की उनकी मेहनत के बाद ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने। अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने, जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1933 में दो भागों में बांटा। एक प्राइस थ्योरी, दूसरा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं आय और रोजगार सिद्धांत। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास किया था वो विश्व जो आर्थिक मंदी आई थी 1929 से 33 के बाद, जेएम किन्स ने किया था। जेएम किन्स ने, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936। ये मार्शल के शिष्य थे और कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, उनके शिष्य थे मार्शल के। इन्होंने 1929-33 को विश्व मंदी आई उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी, और ये किताब जो है
समष्टि अर्थशास्त्र के विकास का आधार बनी। हिग्स, हैंसन और हैरिस, इन्होंने किन्सियन अर्थशास्त्र को बहुत अधिक बढ़ावा दिया, इसलिए इनको कहते हैं किन्जियन अर्थशास्त्री कहा जाता है इनको। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की। परिभाषाओं की बात करें तो सर्वप्रथम आते हैं बारबरा बूटन। बारबरा बूटन ने यह कहा कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं, मतलब इन अर्थशास्त्रियों में आपस में मत मिलते नहीं है। जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं इनके। जूथन कहता है कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, ये पूर्ण विज्ञान नहीं है। फिर बात करें वाइनर की, तो वाइनर कहता है कि जो अर्थशास्त्र करे वही अर्थशास्त्र कहलाता है। किन्स कहता है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। अर्थशास्त्र के संबंध में इतनी परिभाषाएं हो चुकी है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। हिग्स कहता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यावसायिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यानी अर्थशास्त्र क्या है, वह विज्ञान है जो व्यावसायिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। जबकि बोल्डिंग कहता है कि अर्थशास्त्र आर्थिक परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये 2 परिभाषाएं श्रेष्ठ परिभाषा है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है इसके अनुसार जो व्यावसायिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, जबकि बोल्डिंग कहता है कि अर्थशास्त्र आर्थिक परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है और वो 5 भाग है। पहला है धन प्रधान परिभाषाएं, दूसरी कल्याण आधारित परिभाषाएं, तीसरी दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं और चौथी है विकास आधारित परिभाषाएं और पांचवी है आवश्यकता विहीन संबंधी परिभाषाएं। धन प्रधान संबंधी परिभाषा ये कहती है कि इसमें धन को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, इसमें धन पर जोर दिया गया है। कल्याण आधारित परिभाषा में मानव के कल्याण पर जोर दिया गया है। दुर्लभता परिभाषा में जो दुर्लभ वस्तुएं हैं जो असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उन पर जोर दिया गया है। और विकास आधारित परिभाषाओं में विकास संबंधी तत्वों पर जोर दिया गया है। और आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाओं में आवश्यकताओं को न्यूनतम करने पर जोर दिया गया है। तो बात करते हैं अब धन प्रदान संबंधी परिभाषाओं पर। वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, धन प्रदान परिभाषाएं। तो परंपरावादी अर्थशास्त्री जिनमें आते हैं एडम स्मिथ, जेबी से, एन सीनियर, एफ ए वॉकर आदि ने ऐसी परिभाषाएं दी जिसका केंद्र बिंदु धन था। यानी उन्होंने ऐसी परिभाषाओं पर जोर दिया जिनका तत्व में मुख्य तत्व धन था। इन अर्थशास्त्री के अनुसार मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य धन अर्जित करना है और धन को सुख का आधार मानते हैं ये। और इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य धन का उत्पादन और उपभोग किस प्रकार करते हैं, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री रिकार्डो ने धन के वितरण पर बल दिया था। अब बात करते हैं कि धन की विशेषता क्या क्या है, धन प्रदान परिभाषा की विशेषता क्या क्या है। तो इसमें इस परिभाषा में केवल धन का अध्ययन करते हैं और धन को स्थान प्रमुख का दिया गया है, जबकि मनुष्य को स्थान गौण दिया गया है, यानी सहायक का रूप दिया गया है मनुष्य को। इसमें केवल भौतिक सुख सुविधाओं को शामिल किया गया है, अभौतिक को नहीं। धन में वृद्धि 2 तरीके से की जा सकती है इसमें, या तो मांग बढ़ाकर बाजार का विस्तार करके, या दूसरा बचतों को बढ़ाकर पूंजीगत स्टॉक को वृद्धि करके धन में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, ये लेसेस फेयर सब हित पर जोर देता है। इसकी परिभाषा है स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरी आती है जेबीसे के अनुसार। जेबीसे कैसा है, कहता है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है। एफ ए वाकर कहता है कि अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। ये 3 परिभाषाएं देता है धन प्रदान संबंधी परिभाषाओं से संबंधित अर्थशास्त्री। अब इसकी आलोचना की बात करते हैं। इसकी आलोचना की रस्किन ने। रस्किन ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है गणित विज्ञान है। जो धन प्रदान संबंधी परिभाषा दी उन्होंने कहा कि ये गणित विज्ञान है। कार्लाइन कहता है कि ये निराशात्मक विज्ञान है, जबकि मॉरिस कहता है ये रोटी मक्खन और उद्यम का विज्ञान है, अधम का विज्ञान है। बेल कहता है कि अर्थशास्त्र एक तुच्छ, अपमानजनक और निकृष्ट अध्ययन है, जबकि सिस्मोंडी कहता है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति ही नहीं बल्कि मनुष्य के कल्याण में वृद्धि करना भी है। यानी इनकी आलोचनाओं का सार ये है कि इन्होंने धन पर, जो धन प्रदान संबंधी परिभाषाओं संबंधी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया और इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसमें केवल कौन सी वस्तुएं शामिल की, भौतिक वस्तुएं शामिल की थी इन्होंने। ठीक है।
अब बात करते हैं कल्याण संबंधी परिभाषाओं की। कल्याण संबंधी परिभाषाएं। कल्याण संबंधी परिभाषाएं 19वीं अर्थशास्त्र में नियो क्लासिकल अर्थशास्त्र यानी प्राचीन अर्थशास्त्री जो थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उनके बाद के जो अर्थशास्त्री थे उनको बोलते हैं नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री, जिसमें आता है मार्शल, पिंगू, केनन, बेवरिज, एली। इन्होंने ये कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी। इन्होंने धन के स्थान पर मनुष्य के आर्थिक कल्याण पर जोर दिया, यानी उन्होंने धन के स्थान पर किस पर जोर दिया? मनुष्य के आर्थिक कल्याण पर जोर दिया। और कहा कि धन क्या है? साध्य नहीं है बल्कि साधन मात्र है, यानी धन लक्ष्य नहीं है बल्कि क्या है? उस लक्ष्य को प्राप्ति का मात्र एक साधन है। और साध्य क्या है? लक्ष्य क्या है? मानव का कल्याण है। यानी इन्होंने कहा कि धन जो है वो एक साधन मात्र है और जो लक्ष्य है, साध्य है, वो क्या है? मानव का कल्याण करना है। इस परिभाषा की विशेषता ये है कि इसमें अध्ययन का जो प्रधान विषय है वो मनुष्य को माना गया और धन का स्थान गौण या सहायक का है। दूसरा कि मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन करना आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य है, यानी इसमें मानव के जो भौतिक कल्याण का अध्ययन करना है वो क्या है? आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य है। मार्शल की इसमें परिभाषा है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानवता का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत व सामाजिक में उस अंश की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति व उपयोग से गहरा संबंध होता है। इस प्रकार एक तरफ तो वह धन का अध्ययन करता है, दूसरी तरफ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है, यह कहता है मार्शल। पेंशन कहता है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये पेंशन कहता है ये बात। पिगू कहता है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कारक के उस भाग तक सीमित रहता है जिसको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है, ये कहता है पिगू। कैनन कहता है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की धारणा करता है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर करता है, ये कैनन कहता है। कल्याण आधारित परिभाषाओं की आलोचना है कि साधनों को भौतिक और अभौतिक वर्गीकरण किया गया है जो कि अनुचित है। साधनों का इसमें भौतिक और अभौतिक वर्गीकरण कर दिया गया है जो कि अनुचित है। दूसरा ये कहता है कि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है जबकि इसमें कई सामाजिक पहलुओं का भी अध्ययन किया गया है। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। इन्होंने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना, जबकि ये कहते हैं, आलोचना इसकी कहते हैं कि अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है बल्कि वास्तविक विज्ञान भी है, आर्थिक विज्ञान भी है। ठीक है, अब बात करते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं की। ये परिभाषाएं दी थी प्रोफेसर रॉबिन्स ने। उनकी पुस्तक है एन एसे ऑन दी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो धन पर जोर दिया और न मनुष्य के कल्याण पर, बल्कि उन्होंने व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं का सीमित साधनों से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। यानी मनुष्य की जो असीमित आवश्यकताएं होती है उनका सीमित साधनों से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। एक उनकी जो परिभाषा थी वो भौतिक भ्रमात्मक विचार, यानी जो भ्रम था उस विचार के स्थान पर विश्लेषणात्मक थी, आधुनिक थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है ये परिभाषा। इनकी परिभाषाओं की विशेषता थी दुर्लभता संबंधी परिभाषा की कि अर्थशास्त्र क्या है? मानवीय विज्ञान है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। इन्होंने मनुष्य की सभी क्रियाओं को समावेश किया था इन क्रियाओं में, जो निर्णय लेने और चयन करने से संबंधित है। यानी मनुष्य की ऐसी सभी क्रियाओं को शामिल करता है जो निर्णय लेने और चयन करने से संबंधित होती है। अर्थशास्त्र कारण परिणाम के संबंध की विवेचना करता है, कारण और परिणाम के संबंधों की विवेचना करता है और लक्ष्यों के प्रति तटस्थ है। अतः अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक विज्ञान है। ये वास्तविक विज्ञान है जो कारण और परिणाम के संबंध की विवेचना करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वास्तविक विज्ञान है ये परिभाषा सभी आर्थिक प्रणालियों की सभी आर्थिक प्रणाली जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित समान रूप से सभी पर लागू होती है और उसका सार्वभौमिक उपयोग संभव भी है। ये परिभाषा विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक है, यानी आधुनिक विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक प्रणाली है, परिभाषा है। रॉबिन्स की परिभाषा इस प्रकार है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों में करता है। यानी
अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में उनका अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये रॉबिन्स ने कहता है। इसकी आलोचना है वो दी थी डार्विन, बूटर और फ्रेजर ने इसकी आलोचना की थी। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया है। इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र का क्षेत्र का क्या विस्तृत किया था, जिसमें मनुष्य की सभी क्रियाओं का समावेश करता है जो निर्णय लेने और चयन करने से संबंधित थी, ठीक है। दूसरा, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान नहीं है बल्कि कला भी है। इन्होंने वास्तविक विज्ञान कहा, जबकि अर्थशास्त्र क्या है, कला भी है। मानव उद्देश्य एक अधिकतम सुख की प्राप्ति और साधन अनेक है। यानी इनके रॉबिन्स का ये मानना था कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, अनेक साधनों से सुख को प्राप्ति करना है। तो इनके आलोचक कहते हैं कि मानव उद्देश्य एक अधिकतम सुख की प्राप्ति और साधन अनेक है। यानी साध्य तो अनेक है, जबकि साधन क्या है, एक है, ठीक है। अब बात करते हैं रॉबिन्स और मार्शल की परिभाषा में समानता। इस बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे अपन। धन्यवाद।